खेती करने में आती है ना। अब आप बहुत सारे लोग नए लोग हैं, कुछ आपको पता है पहले से, है ना, और कुछ आपको आइडियाज नहीं है। जब आप काम करेंगे, माइक की जरूरत है क्या? जरूरत है नहीं, वो से इको और करेगा तो ऐसे ही ठीक है। आपको अगर कम साउंड लगे तो आप बोल देना, हम अपना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। ठीक है। तो मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट की है जिन प्रॉब्लम्स को, इनको हमें एग्रीकल्चर में जब तक हम मतलब ये वाला टॉपिक जो है ना, काम करने का तरीका, और ये वाला है ना कंप्लीट डेवलपमेंट, ये दोनों को शामिल नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकते, है ना। तो डीप स्टडी है हमारा, इनको आपको मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनको आप इग्नोर करके फार्मिंग नहीं कर सकते कि ये तो हमारा कोई काम का बात है नहीं है, इसको हमें क्या करना, हमारा काम का है सीड बोना, क्रॉप को है ना पेस्टिसाइड डालना और हार्वेस्ट करना, ये काम है। तो ये नजरअंदाज करेंगे तो एग्रीकल्चर हमारी प्रॉब्लम में आएगी, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमने बहुत सारी आपने जो बोली थी प्रॉब्लम, शायद उसके इर्द गिर्द हो या उसमें ये प्रॉब्लम कुछ शामिल हो, लेकिन कुछ जो मेन प्रॉब्लम है वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें पहले लिखा ग्राउंड लो वाटर, जमीन का जो जल स्तर है वो लगातार गिर रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब सोचने का विषय है, चिंता करने का विषय है, ठीक है। इस पर हमें मंथन करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हमने अभी नहीं ये काम किया तो फिर हमारी एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल में आ जाएगी। तो ग्राउंड वाटर प्रॉपर बना रहे, जहाँ पर बहुत कम है उसका लेवल सुधरे, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, साथ साथ जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके साथ साथ। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हम क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं, है ना, ये बहुत बड़ा इश्यूज है। फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी पे 90% रोल क्लाइमेट का ही होता है, 90% रोल। आपने खेत में बीज डाला, पानी डाला, आपने बुआई कर दिया, अब अगर मौसम उस प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए मिला तब तक तो ठीक बात है, और इनकेस अगर नहीं मिला तो क्या होगा, बदलता क्लाइमेट उस क्रॉप को डैमेज कर देगा, उसकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर देगा। तो हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो पूरी क्लाइमेट बेस्ड एग्रीकल्चर है, ठीक है। ये दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, जापान है, ये लोग इतने एडवांस हैं कि इनको लगता है कि ये फेवरेबल कंडीशन प्लांट्स की चाहिए, तो वो फेवरेबल कंडीशन वो प्लांट्स की क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है और इतना मॉडर्न है, एजुकेटेड है, सब चीजें हैं। वो मतलब जो है ना, बर्फबारी जब होती है या फिर इस तरह का आइस बॉल वगैरह गिरने का उनको वो होता है, तो क्रॉप को वो पूरा प्रोटेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर ओपन कर देते हैं। तो उनके पास बहुत अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है, कॉस्टली भी है, पर उसके हिसाब से उनका रेवेन्यू भी है, वो अलग मॉडल है उनका, ठीक है। तो हमारे कंट्री में जो है ना, क्लाइमेट बहुत बुरा असर डालता है खेती में, और इसके बदलाव से हमारी प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता। अब हमको कुछ ऐसा आइडिया चाहिए या फार्मूला चाहिए जो बदलते मौसम में भी क्रॉप को सस्टेन कर दे, है ना, या मौसम के बुरे असर का प्रभाव ना होने दे, इफेक्ट ना होने दे, वो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए, या इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है इंसेक्ट का, वो तो आप सभी लोगों ने बोला ही है। जब हम नेचुरल फार्मिंग करने जाते हैं ना, तो इंसेक्ट एक बड़ी चुनौती है फार्मिंग के अंदर, कारण क्योंकि इंसेक्ट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है ना। एक तो बायोडाइवर्सिटी नहीं होती हमारे पास, अच्छे सीड नहीं होते हैं, इंडिजिनियस सीड्स नहीं होते हैं, सॉइल का हेल्थ अच्छा नहीं होता, कार्बन वैल्यू कम होता है। तो मिट्टी, पानी, क्लाइमेट, बीज, ये कीड़ों को रोकने के लिए सपोर्ट नहीं करते। अगर इसको एग्जाम्पल से समझाएं तो जैसे हम ह्यूमंस हैं, अगर हमारी मान के चलो जो बॉडी स्टेमिना है अगर बहुत स्ट्रांग है, हमारी बॉडी के अंदर जो फीड मिल रहा है वो कंप्लीटली हाईली न्यूट्रिशनल बेस्ड फूड है, और हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर फ्लैश आउट है और सब कुछ ठीक ठाक है, तो बीमारियां तो इस संसार में घूम ही रही हैं, वायरस घूम ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स का भी है, अगर प्लांट्स की बॉडी स्ट्रांग है तो इंसेक्ट जो है ना, बीमारियां उसको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर ना तो सीड्स के लेवल पे स्ट्रांग है वो, ना तो सॉइल की हेल्थ के लेवल पे स्ट्रांग है, और ना ही वो न्यूट्रिशनल बेस्ड पर स्ट्रांग है।
अनन्यूट्रिशनल डाइट है, पता ही नहीं है फार्मर को क्या चाहिए मिट्टी को भोजन, बस यूरिया दे दिया, डीएपी दे दिया, पोटास दे दिया, बस हो गया खेल। अभी 3 न्यूट्रिएंट बस खाली पूरे इंडिया में चलता है। अभी प्लांट्स का पूरी बॉडी स्टेमिना कंप्लीट होना 46 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बताइए आप। और हम केवल 3 ही फर्टिलाइजर पे पूरी एग्रीकल्चर चलाते हैं। तो क्या हो रहा है, जो भी ग्रेन्स आ रहे हैं हमारी थाली में वो अनन्यूट्रिशनल फूड आ रहा है, और अनन्यूट्रिशनल फूड बॉडी में जाने से डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है, और डिफिशियंसी से तो हम बीमार हो रहे हैं, हमें माइग्रेन हो रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है, हमको नेसेसरी पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, फिर पता चला ये है ना, ये अर्थराइटिस हो रहा है, कहीं घुटनों का पेन हो रहा है, ये सब डिफिशियंसी है ना, ये कोई बीमारियां नहीं है, ये फूड में डिफिशियंसी आने के कारण हो रही है। अब उस पर तो हमारा ध्यान होता नहीं है, हमको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने गोली लिखा, हम बस उनका फिर फॉलो करने लगे, है ना, रीजन पे नहीं जाते हम। रीजन है अनन्यूट्रिशनल फूड, ठीक है, और वो शुरू होता है यहाँ से। तो मिट्टी को फुल न्यूट्रिशनल फूड देना इंसेक्ट को रोकने के लिए 60% पर्याप्त है, 60%, ठीक है। तो ये एक अलग बात है, पर प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, है ना। हम लोग फिर अंदर बात करेंगे सॉल्यूशंस की। फिर है 4th नंबर पर वीड्स, है ना, जिनको हम खरपतवार बोलते हैं। ये वीड्स जो है ना बुरे लोगों के बराबर ही है ना। जैसे हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग अगर कोई अच्छा काम करे तो 10 बुराइयां जो है ना उनके आगे पीछे लग जाती है। सो ठीक उसी तरह से जब हम फील्ड पे क्रॉप लगाते हैं तो 10 तरह के मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो है ना उसको रोकने का प्रयास करते हैं, अच्छे प्लांट्स को या क्रॉप्स को। तो वीड्स को अगर वक्त पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। मतलब अगर समस्या को सही समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो समस्या बहुत बड़ा रूप ले लेती है, फिर बहुत मुश्किल होती है। ऐसे ही वीड्स को अगर टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि वीड्स को कैसे रोका जाए, है ना। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कुदरत की नेचर की जो कहने चाहिए एक मेथोलॉजी है उसके रिगार्डिंग ये होता है। मतलब जो है ना वीड्स जो है ना, जब आप फील्ड पे क्रॉप नहीं डालोगे तो वीड्स उगेगी, मतलब ये कंट्रोल में नहीं है हमारी, ये उगना उनका स्वभाव है। तो फिर ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो इसका कुछ मैनेजमेंट है, अगले टॉपिक्स में हम करेंगे बात उस पर। फिर है सॉइल का हेल्थ लगातार कमजोर होना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 70 सालों में हमने सॉइल को लगातार कमजोर किया है। अब इस कमजोर सॉइल को हेल्दी सॉइल बनाना है, पर ये प्रॉब्लम है, अभी हम फार्मिंग करने बैठते हैं, सॉइल की हेल्थ ही बहुत कमजोर है। अभी सॉइल की हेल्थ बनाने के लिए ही आपको 2-5 साल निकलने वाले हैं, तो वो कैसे बनेगी ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 6वें नंबर पर, लगातार फार्मिंग में कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले मतलब खेती में कोई खर्चा ही नहीं था, है ना, बैलों से जुताई होती थी, पानी भी बैलों से दिया जाता था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, सीड हमारे अपने खुद के होते थे, खाद हमारी गाय गोबर बैल जो भी खेतों में घूमते थे उसी से पूरा हो जाता था। तो मतलब कॉस्ट जो है ना लगभग 0 थी। अब हमारी कॉस्ट जो है ना हर चीज में बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर मोटर पाइप से लेकर बोरवेल से लेकर ट्रैक्टर मशीनरी से लेकर, है ना, इवन दवाइयों से लेकर खाद से लेकर बीजों से लेकर घिर चुके हैं हम पूरी तरह से, है ना। तो कॉस्ट जो है ना फार्मिंग में इनपुट बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मतलब हजारों लाखों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है जो बैठी हुई है, जो मतलब इनपुट कॉस्ट को बढ़ा रही है टेक्नोलॉजी के नाम पे या और बहुत सारी चीजों के नाम पर, ठीक है। सो ओवरऑल जो भी है ठीक है, अच्छा है, पर कॉस्ट तो बढ़ रही है, इनपुट बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में, ये प्रॉब्लम है। कैसे कम करेंगे? 7 नंबर पर लिखा है कि लगातार एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी डाउन फिगर में जा रही है। एक समय था जब स्टेब्लिश फिगर में थी प्रोडक्टिविटी, केमिकल यूज किया एकदम अप फिगर में पहुंची, अब हम बहुत केमिकल यूज कर रहे हैं, अब वो डाउन फ्लोर में आ रही है, डाउन फिगर में आ रही है। मतलब 46 से एवरेज पंजाब का प्रोडक्शन 20 से 22 कुंटल पर एकड़ रह गया है। पहले 40 कुंटल प्रोडक्शन हमने ले लिया 70-80 के दशक में, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना, और हमारा एमपी भी व्हीट प्रोडक्शन में सबसे आगे है, उधर का एवरेज प्रोडक्शन 15 to 18 कुंटल पर एकड़ रह गया है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना, प्रोडक्टिविटी हर साल मतलब डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं रही है ना। अब आपको जो लगता है कि यार जो है ना ये बहुत सारा
इतना वीट प्रोडक्शन होता है, ये होता है वो होता है, तो क्या है ना, फार्म एरिया भी हमारा बढ़ता जा रहा है। जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, हर साल बहुत सारी लैंड पे कल्टीवेशन चालू होता है, तो वो प्रोडक्शन अभी हमको दिख रहा है, पर ओवरऑल डिक्रीज फिगर में है प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, कंटिन्यूसली फार्मिंग का जो लैंड है वो पर पर्सन लैंड एरिया कम हो रहा है ना। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस के बारे में आज से हमें सोचना चालू करना पड़ेगा। तो प्रति व्यक्ति जमीन का रकबा कम होना, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो है ना, हमने लिखा है कि जो अच्छे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं फार्म के अंदर, है ना, वो उनकी बिक्री बहुत कठिन है ना। जैसे आपने अभी कहा कि लोग जो है ना चमक पर ज्यादा भरोसा करते हैं, फाइन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जो रफ तैयार किया जाता रॉ होता है मटेरियल, उस पर थोड़ा लोगों को विश्वास जताना कठिन होता है। तो क्या होता है ना, अच्छे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे हो, ये आपको आना चाहिए। ये मुद्दा है, इसके पॉइंट्स हैं जो हम आपको मार्केटिंग के मुद्दे में बताएंगे कि आपको अपनी चीजों को कैसे बाजार में बेचना है। सो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इश्यूज है। आप अच्छा पैदा करते हैं पर उसे बाजार तक ले जा पाते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो मार्केटिंग। फिर उसके बाद है कि लगातार हमारी गायों की हेल्थ और उनकी जो क्वांटिटी है वो भी डिक्रीजिंग लेवल पे है। जब हम भारत को समृद्ध देश कहते हैं, भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं, या उस समय के भारत की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं जब देश में कुछ 10-20 करोड़ लोग थे और मतलब जो है ना कोई कमी नहीं थी, हर चीज में हम संपन्न थे। तो उस जमाने का अगर हम थोड़ा एग्रीकल्चर स्टडी करें, भाग्यभट्ट को पढ़ें, ऋषि सुरपाल को पढ़ें, है ना, इनको अगर आप पढ़ने मिलेगा तो उसमें आपको समझ में आएगा ये कि उस जमाने में जो हमारी इकोनॉमी थी वो कुछ इस तरह से चलती थी कि पर व्यक्ति हमारे पास 2 काऊ हुआ करता था। मतलब एवरेज ये था। एक समय हिंदुस्तान में 3 CR के आसपास पॉपुलेशन थी और 6 CR के आसपास हमारा गौवंश था। अब इतना उल्टा हो गया कि ये फिगर बहुत काफी दूर पहुंच गया। 150 करोड़ है हम अराउंड, और हमारा जो गौवंश है वो 300 to 400 करोड़ के आसपास है। अब 300 to 400 करोड़ काऊ पे हम कैसे मतलब पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग में आ सकते हैं, क्योंकि एक जो एवरेज भोजन है वो तो सॉइल को मिलना ही चाहिए, है ना। अगर वो सॉइल को नहीं मिला तो मतलब जो है ना एक एवरेज प्रोडक्शन मुश्किल का काम है, ठीक है। तो गायों को कैसे बचाया जाए, उनकी हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये भी टास्किंग का काम है, कठिन है, जो हमें खेती में जरूरी है पर नहीं है, प्रॉब्लम्स के रूप में। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि लगातार फूड ग्रेन क्वालिटीज हमारी डिक्रीज हो रही है ना। अभी WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2017 में, उन्होंने, आप इंटरनेट पे गूगल करके देखना, उन्होंने इंडियन फूड ग्रेन्स पर एक रिपोर्ट लगाई है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय भोजन में जो फूड की जो क्वालिटीज है वो 1 दशक में, मतलब 10 सालों में 50% कम हो गई है। ये 2017 की रिपोर्ट है। अभी 5 साल तो आधा दशक फिर चला गया, बराबर ना। तो मतलब जो फूड की, उन्होंने ये नहीं कहा कि केमिकल हम खा रहे हैं, वो तो एक अलग रिपोर्ट है ना। फूड की जो अंदर की ताकत है वो ताकत 50% कम हो गई है। जो एनर्जी लेवल होना चाहिए, जो उसमें क्वालिटीज होना चाहिए, वो 50% डिक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि ये रिपोर्ट तो ठीक है, हम अपने आप से भी महसूस कर सकते हैं। एक 25 साल का नौजवान 1 किलोमीटर चलने में थक जाता है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें वो ताकत नहीं है जो 10 किलोमीटर दौड़ा दे व्यक्ति को, करेक्ट ना। तो ये बहुत चिंता का विषय है। अगर ये और गिरा तो आप सोचिए आने वाली जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे जो बच्चे आ रहे हैं वो हमसे ज्यादा कमजोर हैं, उनके बच्चे आएंगे वो और कितने कमजोर होंगे। तो ये पूरी मानव जाति जो है ना, मतलब हम अपने अस्तित्व को ही नहीं बचा पाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है बेसिकली, है ना। एक चिड़िया होती है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। जहाँ केमिकल होता है वो अपने ना बच्चों के अंडे देती है वहां पर, और ना वो इस एनवायरमेंट में रहती है। वो जाके दूर दराज कहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपना प्रयास करती है। तो हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। तो इवन हमारी जो एजुकेशन है उसमें ये सब चीजें मतलब एक बेसिक होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना, हमारा जो
जो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जो अभी हम बात पीछे कह चुके हैं कि अनन्यूट्रिशनल फूड हम मिट्टी को खिला रहे हैं, वो चाहे केमिकल से खिला रहे हो और चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग से खिला रहे हो। अभी हम नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक ये भी कर रहे हैं, पर न्यूट्रिशनल फूड पर काम नहीं कर पा रहे। ये एक अलग ही विज्ञान है। देखिए, मिट्टी के माइक्रोब्स को बढ़ाना और मिट्टी के माइक्रोब्स से हर तरह के न्यूट्रिएंट प्लांट तक पहुंचाना, ये दो अलग अलग काम है ना। माइक्रोब्स तो आप बढ़ा लोगे, ठीक है, जीवामृत डालिए, खूब आप मतलब वो करिए, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, माइक्रोब्स बहुत बढ़ जाएंगे, पर जब तक उसको फुल न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तब तक वो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट कहां से लेके आएगा। कुछ न्यूट्रिएंट तो ठीक है वो इन्वायरमेंट से खींच लेगा, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है प्लांट्स को देने को। क्यों? क्योंकि जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होता है वो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को खींचता है, समझ में आता है, लेकिन फास्फोरस को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि फास्फोरस एक नॉन मूवेबल एलिमेंट है, ये इन्वायरमेंट में नहीं होता है ना। ये तो अर्थ में या तो किसी मिनरल्स के रूप में रिजर्व है या तो किसी प्लांट्स की बॉडी के रूप में है। इसे हमें किसी ना किसी अलग अलग डिस्पोजेबल रूप में प्लांट्स को देना पड़ेगा, तब जाके वो रिसाइकिल होगा या वो न्यूट्रिएंट मिलेगा, तभी प्लांट्स की यील्ड आएगी। तो ये एक टॉपिक है कि हम कैसे फुल न्यूट्रिशनल डाइट तैयार करें। फिर उसके बाद जो है ना सीड्स का टॉपिक है। सीड्स हमारे पास खत्म हो गए, हमको इंडिजीनियस सीड्स नहीं मिलते हैं, ये कठिनाई है। फिर उसके बाद जो है ना एनिमल का जो प्रोटेक्शन है वो हमारी फार्मिंग को बहुत इफेक्ट करता है। हमने देखा है लगभग कुछ 1-2% के आसपास जमीनों को छोड़कर बाकी पूरा इंडिया का फार्म लैंड जो है ना ओपन होता है, अनप्रोटेक्टिव होता है। वहां पर कोई भी जा सकता है किसी के भी खेत में, और कोई भी जानवर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये अनप्रोटेक्शन है पूरे फार्म एरिया हमारे इंडिया में। फिर उसके बाद जो है ना लगातार जो है ना फार्मिंग से फार्मर माइग्रेट हो रहे हैं, ये भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। इन समस्याओं के बीच में सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि क्या हम इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सस्टेनेबल समाधान खोज पाएंगे क्या। सस्टेनेबल इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं। आपको वाटर बॉडी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर नहीं है, ठीक है, आप पिट बना लीजिए साहब और उसको कोट करके आप फार्म पॉन्ड बना सकते हैं। सॉल्यूशन है मार्केट में अवेलेबल, लेकिन फार्म पॉन्ड बनाने की कॉस्ट क्या है जी। अगर आप 5000 स्क्वायर फीट का बनाएंगे तो 10 लाख रुपए का खर्चा है, करेक्ट ना। तो टेक्नोलॉजी तो है बाहर, लेकिन मोटी रकम लेके आइए, या तो आधा एकड़ जमीन बेचिए या फिर और कर्जा लेके आइए, तब आपको वाटर बॉडी का प्रॉब्लम मिलेगा। इंसेक्ट का भी है, महंगे पेस्टिसाइड लेके आइए, तरह तरह के केमिकल्स बन रहे हैं रेगुलर, लेकिन फिर फर्क क्या पड़ेगा, इकोनॉमी हमारी कमजोर होगी, है ना, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, हम फार्म में नेसेसरी पॉइजन डालेंगे, बॉडी में पॉइजन आएगा, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी सब नुकसान में जाएंगे। सो सॉल्यूशन हर जगह है, परंतु सस्टेन नहीं है, हमें चाहिए सस्टेनेबल, स्वावलंबी समाधान, ठीक है। तो क्या स्वावलंबी समाधान हो सकते हैं इसके। फिर हमने लिखा है कि क्या हम इन परिस्थितियों में भी, इतने सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस में घिरी हमारी एग्रीकल्चर को भी हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है या प्रोफेशनलिज्म खेती में आ सकता है। फिर तीसरा हमने लिखा हुआ है, क्या इन प्रॉब्लम्स के बीच में हम भारत को कृषि प्रधान देश का गौरव वापस दिला सकते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं विश्व के मंच पर भारत कृषि प्रधान देश में आता है ना, कृषि एग्रीकल्चर व्यवस्था यहाँ पर इकोनॉमी बेस्ड हमारी कंट्री एग्रीकल्चर है, तो इसके गौरव को क्या हम वापस बढ़ा पाएंगे। क्योंकि अभी तो इतनी खतरनाक स्थिति है कि मतलब हमारी स्कूल के बच्चे तो ये नहीं समझ पाते मूंगफली कहाँ लगती है। एक बार दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ हमारा स्कूल में, तो वहाँ के बच्चों से हमें बातचीत करने का मौका मिला। तो एक टॉक हुआ, पता नहीं क्या था, तो उसमें आलू पर कोई बातचीत हुआ। तो बच्चों से पूछा गया कि ये कैसे मतलब होता है, तो बोले उसके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ में आलू लगता है। तो मतलब ये देखिए हास्यप्रद बात हो गई ना, एक बहुत ही कृषि प्रधान देश से आप आते हैं और आपके बच्चों को ये नहीं पता कि आलू नीचे होता है या ऊपर होता है। ये बहुत दुखद बात है ना। इवन जो है ना बहुत सारे ऑफिसर्स लोगों को नहीं पता है ना, बहुत सारी चीजें नहीं पता, जैसे पौधे सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं ये नहीं पता लोगों को, और लेते हैं तो कहां से लेते हैं ये नहीं पता।
तो ये चीजें जो बेसिक है वो तो हर एक इंडियन को होना चाहिए पता, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश से हैं। तो खैर, तो ये सारी चीजें जो है ना, इसको क्या हम वापस विश्व गुरु या कृषि प्रधान देश का गौरव बचा सकते हैं या बना सकते हैं, क्योंकि खेती में माइग्रेशन बहुत हो रहा है तेजी से। टेक्नोलॉजी का भी माइग्रेशन हो रहा है, जो हमारी रूरल टेक्नोलॉजी है। जैसे एक फार्मर है जिसको खेती ही करना आता है और कोई काम नहीं आता, ठीक है, पर उसके पास बेचारे जमीन नहीं बची है, तो क्या है ना, वो जमीन का छोटा टुकड़ा बेच के शहर चला जाएगा। शहर गया, जमीन बिकी, तो क्या हुआ, जमीन तो बिक गई, वो छोड़ दो साहब, वो किसी और के पास चली गई, करेक्ट। उस पे कुछ भी होगा वो अलग सी बात है, लेकिन एक फार्मिंग करने वाला फार्मर जिसके पास पूरा ज्ञान है, नॉलेज है, अनुभव है, वो माइग्रेट हुआ ना, गया, और उसने अपने बच्चों को भी नहीं सिखाया, क्योंकि बच्चों को पहले ही भगा दिया उसने शायद, ठीक है। तो माइग्रेट हुआ नॉलेज, माइग्रेट नॉलेज हुआ, तो समझ लो आपकी जो ओरिजिनल विद्या है वो धीरे 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 खत्म हो रही है। और किसी भी देश का डेवलपमेंट तभी होता है जब उसके पास अपना खुद का लोकल स्किल होता है ना। आज जापान का हम एग्जांपल लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी त्रासदियों से वो 2-3 बार गुजरा, लेकिन फिर से सुपर पावर के रूप में खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना खुद का स्किल्ड उसने कभी खत्म नहीं किया। तो जो स्किल्ड होता है वही किसी देश की पूंजी है, और वो हमने अगर माइग्रेट कर दी ना, तो फिर हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो ये चिंता का विषय है। तो इन सब के बीच में हमने लिखा है कि जी हो सकता है सॉल्यूशन, इसमें हमें कुछ 4-5 फार्मूले और कुछ इनोवेशनों पर हमें काम करना पड़ेगा। कंप्लीट एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट मॉडल पे काम करना पड़ेगा, है ना। अगर हम ये सारी चीजों को अपना के, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं, वो सारी ये 4 फॉर्मूलेज और 5 इनोवेशन के अंदर सब सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए हम आपको ये कह पा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूले हैं ये सस्टेनेबल हैं, साथ साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। तो अगर इन फॉर्मूलों पर अगर हम काम करना चालू कर दें तो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, मिट्टी भी सुधरेगी, इकोनॉमी भी सुधरेगी, और साथ में अर्थव्यवस्था भी हमारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वो कौन से फार्मूले हैं। तो पहला मैंने लिखा है बोर्ड पे, यहाँ पे एज इट इज है। सेकंड नंबर का जो कॉलम है एक्टिविटीज वाला, वही सारा ये कॉलम है, ठीक है। So relating to animals, one question relating to animals problem. हाँ जी, These wild pigs are there. Correct. So if it is not fenced with diamond mesh, there is a risk. So is there anything that it eats only under the ground or above the ground? First question. Second one is, what are the crops which it doesn't release, so that we can limit only to those crops if it is not meshed. Fencing is not meshed. ओके ओके। सो अभी जस्ट इसके बाद ही हम अभी आगे स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो जस्ट अ मिनट। सो पहले इनोवेशन के अंदर कितनी प्रॉब्लम हैंडल हो रही हैं, अब हमने वो शॉर्ट लिस्ट किया है, ठीक है। सो पहली प्रॉब्लम, पहला इनोवेशन जो लेयर फार्मिंग है, उसके अंदर पहले नंबर वाटर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 70% लेस वाटर, मतलब आपको 70% कम पानी की जरूरत पड़ेगी। तो एटलीस्ट हमने पानी को 70%, 70% यूटिलाइज कम होना कर दिया, है ना। सो 30% वाटर में ही हम 4 क्रॉप्स उगा रहे हैं। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो हम 95% प्लस वाटर का सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि 70% बचाना, 30% में 4 क्रॉप उगाना, इसका मतलब है कि 30% वाटर में 4 क्रॉप, मतलब एक क्रॉप के लिए कुछ 5 to 7% वाटर यूज हो रहा है। और 5 to 7% वाटर यूज का मतलब ये हुआ कि एक क्रॉप को उगाने में जहां आप 100 लीटर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, वहां हम 5 to 7 लीटर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। तो 97%, 95% पानी हम इस टेक्नोलॉजी से बचा सकते हैं, मतलब कम यूज कर सकते हैं। फिर वीड कंट्रोल, लगभग अराउंड 70 to 80% आपके वीड कंट्रोल हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर पेस्ट का जो अटैक होता है, कीड़ों का जो प्रकोप होता है, वो अराउंड 60 to 70% केवल इस मॉडल की बदौलत हो जाता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिलता है। सेकंड जो है ना, इसमें जो कुदरती साइंस है उसके प्रिंसिपल पर यह मॉडल होता है, नॉट कि आपने कोई अपना एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि कुदरत का जो साइंस है वो हमें फॉरेस्ट से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिल सकता है। फॉरेस्ट अपने आप में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, करेक्ट। आप 10 मिनट में समझ सकते हैं कि वो कितना बड़े प्रिंसिपल पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, है ना, बिना फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड के, बिना मेंटेनेंस के, विदाउट एनी सीड्स, ठीक है, और विदाउट एनी प्रोटेक्शन, है ना, सब के बगैर जो है ना वो अच्छे सस्टेन कर रहे हैं। तो उसी प्रिंसिपल पर
हमारा ये लेयर फार्मिंग का मॉडल है, जिसमें हम बहुत सारी क्रॉप्स का एक साथ में सेटिंग करते हैं, और वो क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अपनी आजीविका चलाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जैसे चार कोई फ्रेंड्स हैं, आपस में रख दो और उनकी आपस में ट्यूनिंग अगर बैठती है तो वो हर एक प्रॉब्लम्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे और खुशी से राजी राजी रहेंगे। और इनकेस अगर विरोधी विचारधारा के अगर दो लोग भी मिल गए तो मतलब 10 मिनट में ही झगड़ा हो जाएगा, बराबर ना। सो कुछ इस तरह से ही है ये। तो इसमें जो कॉम्बिनेशंस है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, खुलेगा अभी आगे। फिर इसमें टाइम हमारा 3 गुना सेव होता है। जो खाद की जो रिक्वायरमेंट होती है, फर्टिलाइजर की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो 4 क्रॉप लगाने के साथ 4 गुना नहीं लगती है, 1 गुना में 4 गुना होती है। सो कुल मिला के हमारी जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो 3 टाइम्स इस मॉडल के अंदर कम हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ना, हमारा जो मौसम का बैड इफेक्ट है, क्लाइमेट चेंज जिसे हम बोलते हैं, वो 90% तक क्रॉप्स को बचा देता है। ओले गिरने से बच जाएंगे, ओले का जो बुरा असर होगा वो बच जाएगा, गर्म हवा का इफेक्ट बच जाएगा, ठंडी हवा का, कोल्ड एयर का बचेगा, फिर बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर हाई होता है उसका बुरा असर बचेगा। ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट बचते हैं। फिर हमारा टाइम 3 गुना बचेगा। एक क्रॉप को लगाते हैं आप, एक साल में एक क्रॉप उगाते हैं, फिर सेकेंड ईयर सेकेंड क्रॉप उगाएंगे, तो 2 ईयर लगा 2 क्रॉप उगाने में। अब हमने 4 क्रॉप एक साथ उगाया तो 3 ईयर बच गया ना हमारा सीधा, तो टाइम आपका इसके अंदर सेफ होगा। फिर इसके बाद प्रोडक्टिविटी जो है ना हमारी 4 गुना बढ़ जाएगी, जमीन जो है ना 3 गुना कम लगेगी। जो फार्म एरिया आपका 4 एकड़ है, 4 एकड़ का जो प्रोडक्टिविटी है वो 1 एकड़ से आप उगा सकते हैं। सो 3 एकड़ लैंड हमारे पास और प्रोडक्टिविटी के लिए ओपन है, ठीक है। सो लैंड एरिया भी आपका बचेगा, टाइम भी बचेगा, फिर आपका 4 टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, और इससे सॉइल का हेल्थ जो है ना, मतलब विद इन 6 मंथ आपको इतना बढ़िया गद्दे जैसा सॉइल हो जाएगा। 1 साल के अंदर एक क्रॉप रोटेशन आप निकाल दीजिए, आपका वो फॉर्म की तरह सॉइल हो जाएगा, रबड़ के माफिक सॉइल हो जाएगा। इतना बढ़िया जो है ना सॉइल स्टेटस आपका मेंटेन हो जाता है। सो फिर उसके बाद जो है ना आपकी प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है ना जो ओपन इन्वायरमेंट में हम जो क्रॉप उगाते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है ग्रेन्स की या वेजिटेबल्स की या पल्सेस की, वो थोड़ी डिक्रीज होती है, क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट में एयर इफेक्ट होता है, सन इफेक्ट होता है, और बहुत सारे क्लाइमेट इफेक्ट भी होते हैं। उसके कारण फूड ग्रेन क्वालिटी कम होती है। लेकिन इस मॉडल के अंदर पूरा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होता है, तो फूड ग्रेन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो ये सारे इतने फायदे हैं इसके अंदर, ये प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। ये वाटर रिचार्जिंग का जो फॉर्मूला है ना, ये पानी को बचाएगा करीब 30 लाख लीटर 1 एकड़ में, और मिट्टी को बचाएगा लगभग 4000 kg पर एकड़ को, ठीक है। फिर तीसरा फार्मूला जो है ना, वो हर तरह के सीड्स को लेकर आपको सस्टेन करेगा, और इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना हमने अपनी वो की है। अब ये है कैसे हम अपना केमिकल फर्टिलाइजर के रिप्लेसमेंट, जैसे डीएपी हो गया है ना, पोटाश हो गया, यूरिया हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, उनके फार्मूले हम बनाएंगे। तो ये 4 फार्मूले हैं बेसिकली। एक है वर्मी फॉस कंपोस्ट जो डीएपी का रिप्लेसमेंट है, एक लिक्विड नाइट्रोजन जो यूरिया का विकल्प है, एक जैविक पोटाश जो म्यूरेट ऑफ पोटाश का विकल्प है, एक मटका खाद जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों का विकल्प है। तो ये 4 फार्मूले हैं, ये आपको इनके फार्मूले एक्सप्लेन करेंगे, आपको बनाना सिखाएंगे कैसे ये बनाना है। सो ये फार्मूला आपको पूरा सस्टेन कर देगा और रिप्लेस कर देगा और केमिकल फर्टिलाइजर को। 5वां फार्मूला जो है कर देगा आपकी पूरी बायोडाइवर्सिटी को तैयार। बायोडाइवर्सिटी तैयार होने से ये प्रॉब्लम हैंडल हो जाएंगी। नंबर 1 तो फार्मर की इनकम में बढ़ोतरी आ जाएगा, क्योंकि जो भी बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स आप यूज करेंगे वो यूजुअली 3 ईयर में आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू देने लग जाएंगे। सो इनकम के पार्ट में वो शामिल होंगे। नंबर 2, इससे जो ओवरऑल जो वेदर के बैड इफेक्ट होते हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी आपके फार्म के अंदर है तो टेम्परेचर लगभग 2 से 3 डिग्री 2 to 3 डिग्री आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा आपके फार्म के अंदर, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है, करेक्ट। सो ये चीज होगा। फिर उसके बाद जो है ना पेंशन प्लान फार्मर का इसके अंदर तैयार होगा।
ठीक है, जो हमने प्रॉब्लम्स में नहीं लिखा, लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोफेशन का एक रूल होता है जी, एक समय के बाद हम काम करके रिटायरमेंट लेंगे, है ना। पहले सरकार ऑटोमेटिकली देती थी रिटायरमेंट और फिर पेंशन देती थी, अब बंद कर दिया, लेकिन फिर हम अपने हिसाब से तो कर ही लेते हैं ना भाई, कि अरेंजमेंट हमें करना होता है कि जब हमारी एज हो जाएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे, तो उस समय हमारी कैसे है ना रनिंग जो कॉस्ट है वो निकलेगी। तो उसके लिए एक पेंशन प्लान होना चाहिए, वो फार्मिंग के अंदर भी होना चाहिए। तो इस बायोडाइवर्सिटी से पेंशन प्लान भी पूरा होगा। फिर उसके बाद जो है ना ये एनिमल का जो प्रोटेक्शन का जो प्रॉब्लम है जो पूरे कंट्री में है, ये भी पूरा हो जाएगा, है ना। इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पर ये प्रॉब्लम हैंडल करेगा, ये लिखा है मैंने। फिर उसके बाद जो है ना आपकी फार्मिंग में जितना भी एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी बायोडाइवर्सिटी होने से। तो ये फार्मूला डिस्कस करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। फिर जो है ना ये हमने 4 फार्मूले जो लिखे हैं, वो 4 फार्मूले ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिखे हैं एक्शन प्लान में, ठीक है, जहां लास्ट में लिखा अपनाना है। ये एक्शन प्लान है जिसमें पहला लिखा है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर। फिर हमने लिखा है यूज टेक्नोलॉजी, बिना तकनीक के कोई काम नहीं होना चाहिए। फिर वेस्ट मैनेजमेंट, हर क्रॉप के वेस्ट से रेवेन्यू बनना चाहिए। और लास्ट है कन्वर्ट प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट, ये होना ही चाहिए। तो ये चीजें जो है ना पूरी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को चेंज करेंगी। अब ये कुछ चीजें हैं जो अभी हमने काफी समय से जो काम किए हैं, उसमें लगभग 450 जो मॉडल है रनिंग में अभी पूरे कंट्री में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर हमने एस्टेब्लिश कर लिया 450, है ना, जो कि इनपुट कॉस्ट जिनकी मतलब बिल्कुल नहीं है। जैसे जो हमारा मॉडल है एज इट इज 450 मॉडल अराउंड इंडिया, इसका हम अभी पूरा एक वो भी बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट नहीं, लिस्ट नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक बुक के रूप में बना रहे हैं। सो वो हम सबको ऑलरेडी प्रोवाइड भी करने वाले, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी, है ना। सो इसके बाद 90,000 प्लस फार्मर्स को जो है ना हम अपने फार्म से प्रैक्टिकली जो है ना अपने फार्म पर ही 7 डेज के हमारे वर्कशॉप होते हैं हमारे सागर में, और 7 डेज के वर्कशॉप से हम लगभग 90,000 पीपल्स को अभी तक 15 ईयर में ट्रेनिंग दे चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना 10,000 हमने यंगस्टर्स को भी मोटिवेट किया है अपने फार्म से ही, और लगभग पूरे कंट्री में 13 लाख से भी ऊपर फार्मर्स को ये टेक्नोलॉजी को लेकर एड्रेस किया है। हाँ ठीक है, अभी लेकिन जितना आगे हम बढ़ते जाते हैं उतना अपडेट होते जाते हैं। सो शुरू से इतनी अपडेट्स नहीं है जो आज हम बता रहे हैं, वो आज तक का नॉलेज है हमारा। जब हम आपसे 1 साल बाद मिलेंगे या 6 मंथ बाद मिलेंगे तो और अपडेट होंगे, है ना। तो हमारा काम है एक चीज को पकड़ के काम नहीं करना, हमें एट ए टाइम प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही उनके सॉल्यूशन सस्टेनेबल ढूंढ के उन पर रिसर्च करना, टेक्नोलॉजी तैयार करना और उसे डिलीवर करना, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे फार्मर्स का नेटवर्क तैयार हुआ, बहुत सारे देशों से हमारे फार्म पे लोग अभी तक 24 प्लस कंट्रीज के डेलीगेट्स हमारे फार्म पे आ चुके हैं। इवन इजराइल, जिसको पूरे दुनिया में खेती के लिए जाना जाता है, वहाँ के भी साइंटिस्ट अपने फार्म पर ऑलरेडी स्टडी करने के लिए आ चुके हैं कि क्या है मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इजराइल से लेके, नाइजीरिया से लेके, अफ्रीका से लेके, है ना, आपके बहुत सारे देशों से लोग आ चुके हैं, बहुत काफ़ी। और उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट की बहुत सारी बॉडीज हमारे पास जा चुकी है। यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लोग जो है ना 25 प्लस एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम डिलीवर हम लोग कर चुके हैं बच्चों के लिए। आर्मी के लिए भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं, भारतीय सेना के लिए रेगुलर प्रोग्राम करते हैं कि वो आर्मी से रिटायर होने के बाद जो है ना, क्योंकि उनको किसी ना किसी प्रोफेशन में जाना ही है जी, है ना। और एक वो एज होती है कि, है ना, रिटायरमेंट के बाद वो या तो, है ना, बैंक के कोई काम में चले जाएं या कहीं पे पढ़ाने लग जाएं या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी इंगेज होने, तो क्यों ना हम एग्रीकल्चर में आए वापस। तो इधर आपने बॉर्डर पे, ठीक है, देश की इंटरनल आपने सेवा की है, अब एक्सटर्नल सेवा करें, इस तरह से हम प्रोग्राम चलाते हैं आर्मीज के लिए। तो हर मंथ एक बैच 100 लोगों का हम लेते हैं। अभी तक 3000 प्लस आर्मीज को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन्स में हम रेगुलर आर्टिकल लिखते रहते हैं, एपिसोड डीडी किसान चैनल पर रेगुलर अभी आते हैं, और बहुत सारे इसको रिकॉग्निशन हमारे इस मॉडल के लिए मिले हुए हैं। सबसे पहला
1 लाख रुपए की राशि के साथ में पतंजलि योग पीठ जो हरिद्वार है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो है ना पतंजलि कृषि गौरव का सम्मान मल्टीलेयर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को देखने के बाद दिया। पहले उन्होंने फार्म पे विजिट किया और उसी साल उन्होंने बुला के फिर रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। सो ऑलरेडी ये हमारे फार्म पर विजिट करने के लिए आ चुके हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय कृषि उत्थान जो सम्मान है वो जबलपुर JNKV नेहरू विश्वविद्यालय है, उन्होंने हमको इस काम के लिए दिया। 2017 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो है कृषि युवा जो यूथ कैटेगरी का रिकॉग्निशन है 2,11,000 रुपए की राशि के साथ में हमारे लिए दिया। फिर नवीन जिंदल जी ने राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध सम्मान का खिताब GSPL फाउंडेशन ने 1 लाख रुपए की धनराशि के साथ में दिया। फिर उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उपाधि जो है ना भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा नई दिल्ली ने 51,000 रुपए की राशि के साथ दी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे कृषि युवा उत्थान सम्मान के खिताब से 2017 में नवाजा। एग्री एंटरप्रेन्योर समिट दिल्ली में जो है ना हमने ऑर्गेनिक 4 लेयर फार्मिंग का आइडिया 2017 में हमने प्रेजेंट किया था एक पिच के माध्यम से, और हमने ये आइडियाज इस मंच के माध्यम से लोगों को समझाया कि इस टेक्नोलॉजी से हम न केवल फार्मर को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इनपुट घटा के आउटपुट भी बढ़ा सकते हैं, और वो भी बायोडिस्पोजेबिलिटी के साथ में। तो ये आइडिया पसंद किया गया और इसको 1 लाख रुपए की फर्स्ट प्राइज के साथ में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आइडियाज के रूप में मतलब लिया गया। और इस पे फिर नीति आयोग ने जो है भारत की परंपरागत कृषि विकास योजना 2014 में बनी थी, उसमें मल्टीलेयर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को जोड़ लिया गया। और इस टेक्नोलॉजी पे सरकार जो है ना आपको 50,000 की ग्रांट भी देती है एवरी ईयर 3 साल तक रेगुलर, अगर आप 2.5 एकड़ में ये मॉडल पे काम करते हैं तो, ठीक है। उसमें 7 एग्रीकल्चर मेथड लिया गया है उस परंपरागत कृषि विकास योजना में, उसमें मल्टीलेयर को भी शामिल 2017 में किया गया। तो आप इस योजना को लाभ ले सकते हैं। DDA जो होता है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एवरी डिस्ट्रिक्ट में है ना, उससे कांटेक्ट करके आप उसको बोलेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना में हमको सबमिट होना है, तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन मिनिमम 2.5 एकड़ होना चाहिए। 2.5 एकड़ होना चाहिए। अब वो कंडीशन नहीं होगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा ना गवर्नमेंट को मेंटेन करना। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एवरी डिस्ट्रिक्ट में, बट ये प्रोपोर्शनल करने करते हैं तो अच्छा होता है। स्पॉन्सर नहीं करते वो, नहीं फॉर एग्जांपल 50,000 एकड़ को दे वो दो, तो शायद करते कर 50,000। इफ दे आर डिफरिंग 2.5 मिनिमम। नहीं, ये तो सेंट्रल की स्कीम है ना। बट वो स्टेट अंदर वो अडॉप्ट करे अब तक नहीं देते हैं। नहीं सर, अब तो क्या है ना ऑनलाइन होने के कारण बहुत कुछ मतलब ट्रैक पे आ गई चीजें, मनमानी नहीं चलती अब किसी की, है ना। सो हम क्या है ना अपने घर बैठे ऑनलाइन हम लोग ये उद्यान की विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डाल के और आपके जिले की वेबसाइट को खोल के और उस पर जाके हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, ऑटोमेटिकली वो आपके पैनल में आ जाएगा। सो If we have more than 2.5, then also we can participate. हाँ, मतलब 2.5 एकड़ एरिया में मल्टीलेयर नहीं करना, पर 2.5 एकड़ में आपको ऑर्गेनिक करना है। अच्छा, हाँ, फिर आप इसको भले 1000 डिसमिल में करें या अराउंड हाफ एकड़ में करें या 1 एकड़ में करें, मतलब ये मर्ज करके बनाई गई है योजना, मतलब ऑर्गेनिक प्लस ये दोनों को मिला के करना पड़ेगा आपको। 2.5 के अंदर मल्टीलेयर मिला के, ऐसा नहीं है आप ऐसा कर सकते हैं कि हाफ एकड़ में मल्टीलेयर किया, बाकी में हमने ऑर्गेनिक पैडी उगाया। सो ऑर्गेनिक मल्टीलेयर, ऑर्गेनिक 2 एकड़ पैडी मिला के 2.5 एकड़, सो आपको 50,000 की ग्रांट अला देंगे। और ये ग्रांट है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। What about if 5 people use the land altogether? 10 फार्मर का क्लस्टर बनेगा इसमें, एक इंडिविजुअल फार्मर को नहीं मिलेगा, ये भी बैरियर है उसके अंदर। सो एक डिस्ट्रिक्ट में 5-10 फार्मर आपके होना चाहिए जो इस योजना में एप्लीकेबल हो। So that means altogether we need 25 acres of land. 25 एकड़ लैंड, करेक्ट है ना, पर वो हर एक को 2.5 होना चाहिए, एक को 2.5 होना चाहिए Each person. है ना, एक को 2.5 है ना, ऐसे। Farmer means definition. हाँ? Farmer means further definition. Anyone can become the 10% are required, right? 10 फार्मर रिक्वायर्ड है ना। Anyone can become. नहीं, not registered, not आपके नाम पे 2.5 एकड़ लैंड होना चाहिए। Okay, land. लैंड होने से आप फार्मर बन गए। एकड़ लैंड होना चाहिए एवरी फार्मर।
मतलब हर एक फार्मर के पास उतने से ज्यादा हो चलेगा, उतने से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 एकड़ होना चाहिए। It has to be all the 10 has to from the same place. हाँ नहीं, नो नॉट अ सेम प्लेस, ऑल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक जिले के भी हो सकते Or हैं, Gillette. हाँ एक तहसील के भी हो सकते हैं और एक विलेज के भी हो सकते हैं। It should be under the same district. करेक्ट है ना। पहले ये बहुत और भी कॉम्प्लिकेटेड थी ये योजना, इसमें पहले 100 का था, है ना, एक ही विलेज का था, 100 फार्मर होना चाहिए, फिर कॉम्प्लिकेशंस को और घटाया गया, फिर उसको तालुका लेवल पे ले जाया गया। अब तो जो है ना, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक इधर का एक इधर का एक इधर का 10 फार्मर हुआ तो आप क्लस्टर बना सकते हैं और क्लस्टर को लीड भी आप कर सकते हैं। उसका एक इंडिविजुअली उसका खाता भी खुलेगा, अकाउंट भी खुलेगा और फिर उसमें ऐसे ग्रांट थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है, फिर मेन खाते से फिर सब खातों में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पैसा। ऐसा नॉट फॉर लीज, नहीं, नॉट फॉर लीज, ओनली हाँ ओनली Original farm. ओनरशिप होना चाहिए लैंड का। क्योंकि अभी देखिए योजना को अगर इतना फ्लेक्सिबल रख देंगे ना तो बहुत टफ हो जाएगा ना, सरकार का तो सारा पैसा उसी में चला जाएगा, हर कोई फिजिबल हो जाएगा ना। What is the amount which we are talking about? 50,000? 50,000 एवरी ईयर, 3 ईयर तक देते हैं वो, 1,50,000 की ग्रांट पर। इजी है ये बहुत अच्छा स्कीम है। अगर हम इसमें कोई काम कर रहे हैं ना तो हम ले सकते हैं, बहुत easy स्कीम का, परंपरागत कृषि विकास योजना, That money has to be refunded or it is? नॉट रिफंडेड, ग्रांट है वो। मतलब आपने टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन किया, डेवलपमेंट किया, उसके लिए उन्होंने ग्रांट दे दी। जैसे रिसर्च स्कॉलर्स को ग्रांट दिया जाता है कि आप भाई कोई रिसर्च कर रहे हैं तो ठीक है आपको ग्रांट अलॉट की जाती है, ऐसे ही ये फार्मर्स को यही तो बेनिफिट है ना। इसको ये रिसर्च में इसको जोड़ दिया गया कि भाई ठीक है ये रिसर्च टेक्नोलॉजी है, इस पे ग्रांट दे देगी सरकार, ये है, इसको एक्सटेंशन करना, बढ़ाना है इसके लिए। In the group of 10 members, each one has minimum 2.5. हाँ ईच 2.5। वो लोग वेरीफाई भी करते हैं। हाँ वेरीफाई तो होता है ना, वो तो लैंड रिकॉर्ड से आपके पेपर जाएंगे ना, वो वेरीफाई करेंगे ना, है ना? वो ही वेरीफाई होता है। फिर फील्ड एक्सपेंशन भी होता है, तो वो तो जमीन जब हम काम कर रहे हैं तो पूरे प्रॉब्लम है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्कीम्स के बारे में हम अलग से बात करेंगे और उसमें हम आपको राइटिंग में भी शॉर्टलिस्ट करके कुछ जो मेन स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो ओवरऑल हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे इंडिया में आप ले सकते हैं और उनका लाभ कैसे ले सकते हैं, ऑनलाइन सबमिशन करके आप हर स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें हम लोग एक आपको करेंगे ब्रीफ, है ना। फिर उसके बाद Scheme now. नहीं, बाद में परंपरागत बताएंगे। कृषि विकास योजना मैं आपको दूंगा उसका पीएम, वो आपको दे देंगे, राइटिंग में दे देंगे हर कोई प्रॉब्लम, है ना। ये फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कृषक फेलो सम्मान का खिताब इसको हमारे लिए दिया। फिर मोरल एनवायरमेंटल लीडरशिप के लिए जीसीआई इंडिया ने जो है ना बेस्ट यूथ कैटेगरी का अवार्ड दिया इसको। फिर जल योद्धा सम्मान जो है ना जन जन फाउंडेशन मुंबई ने इसको दिया। फिर बायोवेद रिसर्च सोसाइटी प्रयागराज ने इसको बेस्ट फार्मर का खिताब दिया। बुंदेलखंड में श्यामलम संस्थान ने इसको बुंदेलखंड गौरव का सम्मान दिया। मार्वलस रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में हमने 27 की एज में अपना नाम दर्ज कराया था 2017 में। फिर उसके बाद जो है ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने रूरल आइकॉन का खिताब जो है ना अभी 2020 में दिया। फिर उसके बाद ये सत्युल मित्तल नेशनल खिताब है जिसमें 5 लाख रुपए की धनराशि भी साथ में दी जाती है। ये खिताब जो है ना सदगुरु को 2006 में, अन्ना हजारे जी को 2002 में दिया गया था। ये किसी एक व्यक्ति को ही सिलेक्ट करते हैं पूरे भारतवर्ष में से और किसी एक आइडिया को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना, एक ही सिंगल पर्सन को बुलाकर। 2020 का खिताब जो है ना अपने संस्थान को है। फिर भारत के प्रधानमंत्री जी ने मतलब विज्ञान भवन की बातचीत से मल्टीलेयर टेक्नोलॉजी को उन्होंने स्कीम में जोड़ने का वो भी किया। ठीक है, तो अभी महाराष्ट्र सॉरी आपकी पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट में ये मॉडल पे लगभग 50% की सब्सिडी लोगों को मिलती है। इसमें वायर, बैम्बू जो भी रॉ मटेरियल होता है उस पर धीरे धीरे प्रयास है कि इसको पूरे भारत के किसानों के लिए सब्सिडीज में ये मॉडल आ जाए, है ना, ताकि ये मास स्केल पे फैल पाए। फिर उसके बाद धरती मित्र का खिताब जो है ना 19 का इस मॉडल के नाम पर है। इसमें भी 5 लाख रुपए की धनराशि के साथ में ये मॉडल रिकॉग्नाइज हुआ।
फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मोरल एनवायरमेंटल लीडरशिप के लिए जैसे जापान में चुना गया, और ये पूरे दुनिया से किसी एक ही व्यक्ति को इस फील्ड में लीडरशिप के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो 2020 का ये रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज है। तो ऐसे बहुत सारे जो है इस काम के लिए रिकॉग्निशन मिले, लगभग 30 लाख के आसपास हमें एप्रिसिएशन अमाउंट मिला, और इसमें से 1 रुपये भी हमने अपने ऊपर खर्चा नहीं किया, सारा हमने अपनी सोसाइटी को डोनेट करके तो ये हमारा जितना भी अमाउंट जहाँ से भी हमको एप्रिसिएशंस का मिलता है, हम तुरंत जो है ना अपनी सोसाइटी को देकर और फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं। सो ये सारे हमारे जो प्रोग्राम है, जो एक्टिविटीज़ है, हमारी कोशिश होती है कि हम फील्ड से ही लोगों को कनेक्ट कराएं, है ना। तो ये जो प्रोग्राम रखा उसका आपने टाइटल भी पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल प्रोग्राम, राइट। सो प्रैक्टिकल नॉट अ वर्ड, है ना। ये बेसिकली हम लोग अभी शाम से ही या कल सुबह से ही प्रैक्टिकल करेंगे हर चीज़ का। सो हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है कि देखिए, अगर हम बातें आपको समझाएंगे तो ये तो YouTube पे भी आपको सुनने को मिल जाएंगे, है ना, वो घर में बैठ के भी समझ सकते हैं, पर इससे हमारा स्किल डेवलप नहीं होगा ना। स्किल तो तभी डेवलप होगा जब आप किसी प्रैक्टिस को उठा के करेंगे, करेक्ट ना। तो वो स्किल डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही हमारी पूंजी है ना। अगर एक बार हमारे हाथ की प्रैक्टिस में आ गई कोई चीज़ तो वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो वही हमारे प्रोग्राम्स का मकसद है, और पूरे देश में हम जो है ना प्रैक्टिकल प्रोग्राम करते हैं। ये हमारे फार्म के कुछ चित्र हैं जो बहुत कुछ पुराने हैं, कुछ बीच के हैं, कुछ बाद के हैं। ये MLA, MP, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, ये सब लोग जो है ना हमारे फार्म पर काफ़ी समय पहले ही आ चुके थे। ये करीब 2014 के आसपास के फोटोग्राफ्स हैं। फिर उसके बाद जो है ना इस स्लाइड आगे क्यों नहीं जा रही प्रभु जी? ठीक है, हो गया। स्वामी रामदेव जी भी जो है ना हमारे फार्म को देखने के लिए आ चुके थे। प्रवीण तोगड़िया जी, फिर बहुत सारे जो हमारे धर्मगुरु हैं वो लोग भी आए, है ना हमारे यहाँ जय गुरुदेव भी आ चुके, हमारे यहाँ जो है ना श्री रावतपुरा सरकार भी आ चुके। बहुत सारी डिग्निटीज प्रैक्टिकली फार्म को उन्होंने विजिट किया। एपिसोड हमारे डीडी किसान पर आते हैं, देश किसान किसान के नाम से है। ये एवरी ट्यूसडे को इवनिंग को 8 to 10 ये हमारा एपिसोड डीडी किसान पर आता है। तो कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अलग अलग टॉपिक्स पर हम लगातार प्रोग्राम्स करते रहते हैं। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पेपर्स के माध्यम से हमने कनेक्ट किया है रूरल इंडिया के लिए। और अब हम वापस चलते हैं अपनी पहली टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, हमें क्यों करना है ये काम। तो इतने सारे जो बुरे असर हैं उनको रोकने के लिए हमें इसका प्रयोग करना है। अब इसमें क्या है ना, ये जब हम इसके अंदर जाएंगे, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर एक सिंगल भवन भी बना सकते हैं, डबल स्टोरी भी बना सकते हैं, 3 स्टोरी भी बना सकते हैं, और 4 स्टोरी 5 स्टोरी ऐसे बनती है मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती है। इसके अंदर भी जो है ना 5 लेयर तक अभी हम पहुंच गए हैं। डबल लेयर में भी कर सकते हैं, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखिए लेयर फार्मिंग को समझे ना, तो कई लोगों ने जब हमने इस कॉन्सेप्ट को रखा तो 2-3 साल तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि बहुत नीचे लेवल पे काम था। जब ये स्प्रेड हो गया बड़े लेवल पे, दुनिया तक पहुंच गया, लोगों के ध्यान में आ गया, तब फिर कुछ लोगों ने कमेंट करना चालू किया, अरे बोले मल्टी लेयर तो ऑलरेडी पहले से लोग करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा आप बताइए इस मॉडल को। मैंने तो जान लगा दी इसके लिए 9 साल तक, है ना, इसको डेवलप करने में। तो बोले जो है ना आप कितना लेयर करते हैं? तो मैंने कहा अभी तक तो हम 4 लेयर पे मतलब है ना सफल किया है हमने इस मॉडल को। तो बोले हम तो 7 करते हैं ऑलरेडी। मैंने कहा बताइए कैसे करते हैं? तो ये तो बहुत बड़ी बात है, हम भी 7 करने लगेंगे, है ना। तो बोले जो है ना अभी सैजन लगा दीजिए आप, सैजन के बाजू से जो है ना अपना जिंजर लगा दीजिए, उसके बाद 1 लाइन गेंदे की डाल दीजिए, फिर 1 लाइन जो है ना बोले पपाया की लगा दीजिए, फिर 1 लाइन। तो मैंने कहा ऐसे 1-1 लाइन करके तो आप 1000 लाइन लगा दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो 7 तक क्यों रुके हैं? 700 कर दो उसको। तो नॉट अ मल्टी लेयर, है ना। लोगों को क्या समझता है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ये हुआ मल्टी लेयर। ये मल्टी लेयर नहीं है, ये मल्टी क्रॉपिंग है ना। आप एक खेत में एक साथ कई क्रॉप का सेटिंग करते हैं, उसको मल्टी क्रॉपिंग मेथड बोलते हैं, है ना। मल्टी लेयर किसी ने एक्सप्लेन ही नहीं किया देश में, ठीक है। तो मल्टी लेयर एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है
और मल्टीलेयर का मतलब होता एक के ऊपर एक क्रॉप उगाना, करेक्ट ना। मतलब जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि जी 1 एकड़ मतलब 1000 स्क्वायर के फ्लैट में हमने उसके जस्ट ऊपर 1000 स्क्वायर फीट और बना दिया, और जस्ट उसके ऊपर भी 1000 बना दिया, तो 1000 स्क्वायर फीट को हमने 3 या 4 मंजिल बना के 4000 स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर दिया। सेम प्रिंसिपल इसके अंदर है। हम एक ही 1000 स्क्वायर फीट जमीन को हम 4 क्रॉप उगाने के लिए 1000 स्क्वायर फीट सबको अलॉट कर देते हैं, और जमीन होती है 1000 स्क्वायर फीट। तो इसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल हैं जो आपको बोर्ड पे समझने पड़ेंगे, जिससे आपको आसानी होगी। बेसिक फंडामेंटल रूल क्या है? मल्टीलेयर टेक्नोलॉजी, पहली बात तो ये है कि ये 2 तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, सॉरी प्रिंसिपल बोल सकते हैं, या 2 विंग को पूरा करती है, जिसमें पहला विंग है हमारा जिसके अंदर 3 प्रिंसिपल है ना, जो अभी हमने पीछे में भी बता दिए हैं और अभी हम आगे में भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो पहला विंग है और उसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो है सबसे पहले पटको पहला है सस्टेनेबिलिटी, फिर वायबिलिटी, फिर बायोडिस्पोजेबिलिटी। ये हुआ पहला वे, जिसमें 3 प्रिंसिपल को ये फॉलो हो रहा है, ये 3 प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी को, वायबिलिटी को और बायोडिस्पोजेबिलिटी को। अब एक प्रिंसिपल और है, एक विंग और है जिसके अंदर कुछ ये 4-5 प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और उसके बगैर ये मॉडल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वो क्या है? पहला पॉइंट है इसके अंदर कि सेम रूट जोन नहीं होगा। ये इसका पहला प्रिंसिपल है। मतलब मल्टीलेयर का जो पूरा जो बेस है वो मैं आपको लिख रहा हूं, जिसमें ये 3 पॉइंट को ये फॉलो करेगा। फिर उसके बाद जो भी क्रॉप का इसमें सेटिंग होगा उसके अंदर सेम रूट की 2 क्रॉप एक साथ नहीं लगेंगी, या सेम रूट की तीनों क्रॉप जितनी भी आप लगा रहे हैं वो सब सेम रूट की नहीं होगी। मतलब सबका रूट जोन अलग अलग होगा, है ना। एक का रूट जोन इतना होगा तो एक का इतना होगा, तो एक का इतना होगा, एक का इतना होगा। अब आपने सेम रूट जोन की अगर 2 क्रॉप लगा दी तो ये मॉडल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक ही जगह पर लगा रहे हैं, सेम स्पेस का यूज कर रहे हैं, अलग अलग स्पेस नहीं दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो रूट जोन सेम नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है फ्रूटिंग जोन सेम नहीं होना चाहिए। फ्रूटिंग जोन का मतलब क्या होता है? जहां पे उनको फलना है, ठीक है, वो एक ही जगह पर नहीं फलना चाहिए, है ना। जैसे कोई क्रॉप जमीन पे ही फलती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों क्रॉप जमीन पे ही फल रही है। टाइमिंग भी अलग होना चाहिए, वो अभी बता रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि 2 क्रॉप साथ में फल रही, 2 अलग फल रही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो 4 क्रॉप का सेटिंग होगा वो अलग अलग स्पेस पे फलेगा, मतलब उसके लिए अलग अलग स्पेस होगा, सेम स्पेस नहीं होगा। फिर उसके बाद सबका एज अलग अलग होना चाहिए। जो भी क्रॉप इसमें लगेंगी उनका सबका एज डिफरेंट होगा। सब एक एज का क्रॉप नहीं लगेगा कि जिसका 3 मंथ एज है तो भाई 2 क्रॉप हमने एक साथ लगाई, दोनों का एज सेम है, 3 मंथ ही है, वो भी सेम हार्वेस्टिंग, ये भी सेम हार्वेस्ट, ऐसे नहीं होगा। फिर उसके बाद टाइम सबका सेम नहीं होना चाहिए। फ्रूटिंग टाइम, ये फ्रूटिंग जोन हुआ, ये फ्रूटिंग टाइम हुआ, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट इसका है सेम डाइटिंग नहीं होना चाहिए। सेम डाइटिंग का मतलब ये हुआ कि सेम न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत झगड़ा हो जाएगा। अगर सेम रिक्वायरमेंट हुआ तो क्या होगा, सबको दिक्कत होगा,
क्योंकि हमको भी फास्फोरस चाहिए, इनको भी फास्फोरस चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, एक थाली में फास्फोरस रखा है, तो हम तो चारों लोग झगड़ेंगे ना कि हमको ज्यादा मिल जाए, इनको ज्यादा मिल जाए, इनको कंपटीशन होगा। तो इसमें क्या है, ये साइंस, इसमें जो साइंस लगाया गया है, जो दिमाग लगाया गया वो ये कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक 500 का नोट पड़ा है, एक 1000 का नोट पड़ा है, सॉरी बंद हो गया वो तो, एक 100 रुपए का नोट पड़ा है, एक 200 का नोट पड़ा और एक 2000 का नोट पड़ा। अब हमको चाहिए 2000 का नोट, इनको चाहिए 500 का नोट, इनको चाहिए 200 का और इनको चाहिए 100 का। तो हम क्या करेंगे, हम तो अपना भाई 2000 का उठाएंगे, क्योंकि हमें तो वो ही चाहिए, हमें और दूसरा चाहिए ही नहीं, ठीक है, हमारी जरूरत ही नहीं है। इनकी 500 की जरूरत है तो ये 500 ही उठाएंगे और दूसरे का नहीं उठाएंगे। तो क्या होगा, इसमें हर कोई अपनी अपनी जरूरत का फूड उठाएगा और एक दूसरे की जरूरत एक ही स्थान पर होते ही पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें साइंस है इसके अंदर, ठीक है। फिर अगला साइंस है कि इसका जो बेसिक चीज है वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी। हमें स्ट्रक्चर चाहिए पड़ेगा, ये बिना स्ट्रक्चर के नहीं होने वाला, समझ गया ना, बिना स्ट्रक्चर के नहीं होगा। जैसे मान के चलो, जब आप कोई फ्लोर बनाते हैं तो एक पूरा पिलर को खड़ा करके और दीवार खड़ी करके पहले छत कर देते हैं, छत के बाद ही आप दूसरा फ्लोर बनाते हैं ना। तो इसमें छत की जरूरत पड़ेगी, बिना छत के आप किसी को ऊपर फलने को कैसे बोल सकते हैं, है कि नहीं। अलाटमेंट आप किसी को ऊपर कैसे कर सकते हैं, तो इसमें छत की जरूरत पड़ती है, और छत का मतलब है स्ट्रक्चर को बनाना। मल्टीलेयर फार्मिंग बिना स्ट्रक्चर के नहीं होगी। अगर आप उसे मल्टीलेयर कहते हैं किसी भी और मॉडल को, तो वो मल्टी क्रॉपिंग की कैटेगरी में आएगा, मल्टीलेयर की कैटेगरी में, ठीक है। तो 2 layer 3 layer also you need a structure. हाँ, आप इसमें फिर क्रॉप अलग अलग लगा सकते हैं, मतलब 2 भी लगा सकते, 3 भी लगा सकते, 4 भी लगा सकते। 2 क्रॉप को भी स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर सबको चाहिए, है ना। तो स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो रूट सेम नहीं होना चाहिए, फ्रूटिंग जोन सेम नहीं होना चाहिए, एज सेम नहीं होना चाहिए, फ्रूटिंग टाइम सेम नहीं होना चाहिए, सेम जो उनकी रिक्वायरमेंट है डाइटिंग की वो सेम नहीं होना चाहिए, और स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये इसके बेसिक प्रिंसिपल लेयर फार्मिंग के। फिर इसके अंदर 2 क्रॉप, 3 क्रॉप, 4 क्रॉप, 5 क्रॉप तक आप आराम से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर बेस है। अब इस पूरे मॉडल को ये तो हो गया इसका बेसिक प्रिंसिपल, जो इस प्रिंसिपल पर ये मॉडल प्लान किया गया है, ठीक है। अब इसमें हर एक चीज को अगर आप समझो गहराई से ना, तो इसमें हमने लिखा है सेम डाइटिंग। सेम डाइटिंग का मतलब ये हो गया कि जो पौधा, मान के चलो इसमें क्या होता है, जैसे हमने फॉरेस्ट को देखा है और ये हमने फॉरेस्ट से ही कॉपी किया, ठीक है, समझ के फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि बड़ा प्लांट्स होता है, फिर उसके नीचे एक छोटा प्लांट्स होता है, फिर उसके नीचे झाड़ियां होती है और फिर उसके नीचे घास होती है, करेक्ट ना। तो ये सारी 4-5 चीजें एक साथ एक ही जगह पर होती हैं और सब हेल्दी होती है, ठीक है। तो वहां पर कैसे रिक्वायरमेंट पूरी होती है, और वहां पे तो हम फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं डालने चाहते। तो क्या होता है, कुदरत ने एक साइंस बनाया जब इस संसार को रचा। साइंस ये है कि एक एनिमल या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड है ना, समझ रहे हैं ना इस बात को। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे हम ह्यूमन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा वेस्ट हमारे लिए वेस्ट हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे जिंदा प्राणी के लिए वो फूड है। फिर उसका जो वेस्ट है वो उसके लिए वेस्ट है, लेकिन किसी तीसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसका वेस्ट उसके लिए फूड है। इस कॉन्सेप्ट पर ये संसार चल रहा है। तो अब अगर इस पे ना चले तो इतनी गंदगी हो जाएगी इस संसार में बेहिसाब, समझ रहे ना। क्योंकि कितना ह्यूमन है, सोचिए 1000 करोड़ के आसपास ह्यूमन की क्वांटिटी है हमारे इस अर्थ पर, और न जाने कितना एंट है, कितना मतलब जो है ना क्या क्या नहीं है इस धरती पर, ठीक है। सो अगर काउंटिंग करने जाए तो गणित ही फेल हो जाएगी, इतना लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी इस धरती पर। ये सारा वेस्ट करेंगे और किसी का वेस्ट किसी का फूड नहीं बनेगा तो सबका वेस्ट ही वेस्ट संसार में हो जाएगा, करेक्ट। सो अर्थ पर, अर्थ का जो मतलब जो कहना चाहिए
डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे, इसलिए ऊपर वाले ने ये डिजाइनिंग किया। अब क्या होता है कि यही सेम प्रिंसिपल हमारे फॉरेस्ट में भी लागू होता है या प्लांट्स साइंस में भी लागू होता है। एक प्लांट जो फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है, डाइजेस्ट करता है और वेस्ट करता है, तो जो उसने वेस्ट किया वो सॉइल के अंदर पड़ा हुआ है, करेक्ट। अब क्या हो रहा है, आपने सुना होगा कि क्रॉप रोटेशन हमको करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन है ना, साइंटिस्ट हमारे एडवाइस करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन का साइंस क्या है? क्रॉप रोटेशन का साइंस यही है कि अगर हमने कोई क्रॉप लगाया तो उस क्रॉप ने जो वेस्ट किया है वो सॉइल के अंदर है। अब अगर उसी जगह पे सेम क्रॉप वापस रिपीट फिर लगाओगे तो क्या किया आपने, उसके वेस्ट पर आपने वही क्रॉप फिर लगा दी, तो अब उसका वेस्ट उसका वापस फूड नहीं बनेगा, वो तो वेस्ट पड़ा हुआ है। अब वेस्ट पड़ा है तो वो क्रॉप अपनी ही गंदगी में सरवाइव नहीं कर पाएगी, करेक्ट ना। सो क्या करना, आपको 2 साल 3 साल तक मैक्सिमम एक क्रॉप उगाइए और उसके बाद क्रॉप रोटेट कर दीजिए, मतलब बदल दीजिए फसल। ये साइंटिस्ट करते हैं, पर वो साइंस यही है, वो साइंस नहीं बताए कि भाई क्यों करना चाहिए ऐसा, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए करना चाहिए कि अगर पहली क्रॉप का फूड वेस्ट पड़ा हुआ है उसके अंदर, तो दूसरी क्रॉप लगा दो ताकि दूसरी क्रॉप को उसका वेस्ट फूड के रूप में मिल जाए। तो क्या होगा, अगली क्रॉप बहुत अच्छी होगी, कम खाद डालने पे भी होगी, फसल बदल दीजिए आपके बाद, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी प्रिंसिपल को लेयर फार्मिंग के स्ट्रक्चर के अंदर लगाते हैं और सेम डाइटिंग या इसको हम बोल सकते हैं सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू के प्लांट्स को एक साथ में नहीं लगाते। हम अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स को लगाते हैं, जो मतलब कोई को फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है तो कोई को नाइट्रोजन की है, कोई नाइट्रोजन छोड़ रहा है तो कोई फास्फोरस छोड़ रहा है, तो कोई पोटासियम छोड़ रहा है तो कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई कुछ है ना ऐसे। तो वो सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो इसमें फिर आते हैं कॉम्बिनेशंस। तो इतना सारा स्टडी एक साथ क्लब करके लेयर फार्मिंग की जाती है, ठीक है। There is suppose if something like nitrogen is more required. जी प्लीज। If something like nitrogen is more required for some plant. Correct. And we keep the phosphorus also. Because of the keeping more phosphorus, is it any damage to that plant? नहीं डैमेज नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि देखिए हर एक प्लांट्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायरमेंट के अलावा जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है वही प्लांट्स जो है ना फूड वेस्ट के रूप में अर्थ पर छोड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलो कोई प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, अब उसने नाइट्रोजन जो है ना इन्वायरमेंट से कलेक्ट किया और मतलब जो है ना अपनी बॉडी के अंदर लेके गया और फिर उसने वेस्ट किया, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन बेस्ड एलिमेंट ही वेस्ट करेगा। अब जिसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो प्लांट अगर वहां पर होगा तो इसकी वेस्ट की हुई नाइट्रोजन को वो तुरंत वहीं के वहीं सॉर्ट आउट कर देगा। तो मिट्टी के अंदर मतलब एक्सेस नाइट्रोजन भी इकट्ठा नहीं होगी, है ना, और दूसरे प्लांट की जरूरत इंस्टेंट वहां से बिना फर्टिलाइजर डाले पूरी हो जाएगी। सेम चीज दूसरे और न्यूट्रिएंट पर भी हो सकता है, किसी की फास्फोरस, किसी की नाइट्रोजन, किसी की XYZ। तो ये खैर बहुत मतलब गहराई की बात है, रिसर्च की बात है। इसके अंदर हमने कोई लेबोरेटरी रिसर्च नहीं किया है, पर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पर हमने बहुत सारे हजारों मॉडलों पर एक्सपेरिमेंट किए, है ना। जैसे हमने ये पैरामीटर पहले सेलेक्ट कर लिया, रूट भाई सबकी सेम नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन हो गया कि हाँ इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, टाइमिंग देख लिया, फ्रूटिंग जोन देख लिया, एज देख लिया, ये सारे पैरामीटर फुलफिल होने के बाद लास्ट में ये वाले पैरामीटर पर फॉर्मूला फेल होता है, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं होता है ना। जैसे टमाटर है, हमें पता है वो कहाँ फलेगा, इतनी हाइट पे फलता है, रूट पता है इतनी होती है, टाइम पता है 45 डेज बाद फ्रूटिंग आती है, ये तो सब जनरल आपको पढ़ने को मिल जाएगा, है ना, ये है सब। लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा पौधा फास्फोरस छोड़ रहा है, कौन सा नाइट्रोजन छोड़ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लगा के एक साथ देखना पड़ते हैं। अब ये लगा के जब एक साथ देखोगे तो ये भी नहीं कंफर्म आप कह सकते हैं कि किसने क्या छोड़ा, हाँ, पर किसी ने कुछ तो छोड़ा। जब आपने 4-5 चीजें एक साथ लगाई और अगर वो एक साथ हो गई, इसका मतलब इनका आपस में कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब ये भाई देखो, ये यूनिवर्सिटियों का काम है, वो रिसर्च करें किसने क्या छोड़ा। अभी 3 यूनिवर्सिटियों ने अपने मॉडल पे PhD अलॉट कर दी है,
तो वो रिसर्च करेंगी, बताएंगी इसने नाइट्रोजन छोड़ी, उसने फास्फोरस छोड़ी, तो ये जब बताएंगी उससे हमें क्या लेना देना, ये 4 लगाइए, आगे बढ़िए, खत्म हो गया, ये मॉडल अपना रेडी है कि नहीं है। तो जब रिसर्च होगी होती रहेगी, है कि नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। इसमें 360 ऑलरेडी मॉडल हमने बना दिए और इस साल के 17 मॉडल और शामिल हुए इसके अंदर। सो 360 प्लस 17 मॉडल और ऐसे 377 मॉडल अभी सक्सेसफुली रन अप है, जिनके कॉम्बिनेशन आपको हम दे सकते हैं कि इन 2 को एक साथ लगाइए, ये 2 लेयर के मॉडल में सफल होगा, ये 2 को नहीं, ये 3 को एक साथ लगाइए, ये मॉडल में सफल होगा। तो ये प्रिंसिपल पर ये मल्टी लेयर है, मतलब हंसी खेल नहीं है, ये बहुत मतलब डीप स्टडी के बाद में, ये 9 ईयर के बहुत गहरे एक्सपेरिमेंट, हजारों एकड़ों पर प्रयोग के बाद में ये फॉर्मूले तैयार हुए हैं। और जितना हम इसे आसानी से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उतना आसानी है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। बट इसको जब हम आपको कॉम्बिनेशन देंगे और फील्ड पे आपको डिलीवर कर देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आपको तो केवल एक कैलेंडर हम आपको अपडेट किया हुआ देंगे, जिसमें हर एक मंथ के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है वो उसमें दिए हुए हैं। आपको तो मंथ देखना, जैसे अभी हम अगस्त के मंथ पर हैं, तो अगस्त के मंथ में मल्टी लेयर कितने रो में हो सकती है, कितनी लेयर में हो सकती है, 3 में हो सकती, 2 में हो सकती, 4 में हो सकती, वो मंथ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मंथ में दिया रहेगा। ये मंथ में केवल 3 लेयर में होगी, तो 3 लेयर में कौन कौन से मॉडल होंगे, तो ये क्रॉप साथ में होगी, ये क्रॉप 20 मॉडल दिए ऐसे मंथ अगस्त में, तो उनमें से किसी भी एक मॉडल को आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप सितंबर में चले गए तो सितंबर में 3 लेयर में होगा, 4 लेयर में होगा, ये सारा आपको कैलेंडर से मिलेगा, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। आपको इतना माथा फोड़ी ये सब करने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट करेंगे कौन किसका रूट सेम है, ये बहुत कहानी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये। क्वालिटी ऑफ सॉइल डिपेंड नहीं करता है खुद। नहीं, क्वालिटी सॉइल हेल्थ को बनाना एक अलग टॉपिक हो गया। टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड नहीं करता नहीं, सब जगह ये दुबई, ओमान, नाइजीरिया, इन देशों में तो हम खुद शिविर लगा के आए, जहां पर 1000 स्क्वायर फीट में मॉडल बनाया था, उन लोगों ने 1-1 एकड़ में मॉडल बना लिया, है ना। दुबई जैसे शहर में जहां पर टोटल रेत है, तो वहां तो जो है ना 45 टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर है ना। 55 तक टेम्परेचर वहां पर एक मतलब जाता है जब, तो आग उगलती है, रेत में से आग निकलती है, और वहां पर ये सब क्रॉप, पालक, ये तो भूल ही जाइए आप, होता ही नहीं है। खजूर के अलावा उधर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उधर पे हमने पालक उगाया अपना इंडिजीनियस सीड से, ठीक है, धनिया उगाया, मेथी उगाया, ठीक है, और तूर, गिलकी, ये सारी क्रॉप्स उगाया। और वो जो फार्मर जिसने हमारा वहां पर शिविर ऑर्गेनाइज किया था, अभी उसने जमीन रेंट पर लेकर 1 एकड़ में ये मॉडल बनाया। अभी हम 5000 स्क्वायर फीट लास्ट ईयर बना के आए थे, अभी 1 एकड़ के अंदर बना दिया। सो उसको इतने बढ़िया रिजल्ट मिले। अभी बहुत तेजी से वहां पर फैलाने के लिए वो सरकारों से बात कर रहे हैं कि ये मॉडल पे यहाँ पे खेती हो सकती है, पानी इवापोरेशन से रुकता है, बहुत पानी बचता है, हर व्यक्ति इसके अंदर काम कर सकता है, गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, ये सब बहुत बेनिफिट है। तो मतलब जो है ना, ये बहुत आगे जाएगी ये टेक्नोलॉजी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे अभी बहुत सारा काम होने को बाकी है, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट बेस्ड पर किया, अभी रिसर्च बेस्ड पर 3 यूनिवर्सिटियों ने इस मॉडल पर PhD अलॉट की है। अभी वो रिसर्च करेंगे, हम उनको डाटा देंगे, उस डाटे के बिहाफ पर वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये प्लांट्स ये इसलिए छोड़ता है। अभी तो हम ओरली ये बात बोल रहे हैं आपको, क्योंकि ये अनुभव किया हमने, पर ये डाटा में नहीं है ना। तो डाटा में आने के लिए अभी 2 साल के अंदर आपको 3-4 PhDयाँ मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। कौन सा यूनिवर्सिटी सर वो? ये एक हमारे पास मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, बुंदेलखंड का पार्ट है, छत्रसाल यूनिवर्सिटी है, एक वहां से हो रही है। एक महाराष्ट्र में जिंतूर परवणी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक आपकी उदयपुर में महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना। ऐसे ये 3 यूनिवर्सिटियों में 3 PhDयाँ रनिंग है, और 2-3 PhDयाँ अभी और मतलब इस पे और भी होने वाली है, ठीक है ना। Sir, I have seen on the net, I have seen on the net companion plants. What हाँ, are the companion plants? Companion plant What are is- the non-compatible plants? करेक्ट। ये कंपेनियन प्लांटिंग के साइंस पर ही टिका है बेसिकली, आप उसको बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली जो फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट का जो साइंस है वही एज इट इज साइंस है, उसको आप कंपेनियन भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर कंपेनियन प्लांटिंग में जो अभी प्लांट्स की जो रिसर्च है वो प्लांटों तक सीमित है, बड़े बड़े प्लांट्स तक सीमित है, वेजिटेबल में नहीं है। वो वेजिटेबल में हम लोगों ने किया है,
ठीक है, और उसको लेयर फार्मिंग के स्ट्रक्चर को प्लान करके किया। तो ये हाँ, लिस्ट सारा डाटा हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो तभी से बांट रहे हैं ना लोगों को, है ना। 2014 में हमने 4 लेयर इवेंट पूरा कर लिया था मॉडल, है ना, और एक सफल मॉडल था 2014 में। अभी हमारे पास 377 मॉडल है सक्सेस अभी एट प्रेजेंट जी। पेटेंट के लिए नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये पीएचडी सबमिट होने के बाद उसको कर देंगे। सर, ये प्रिंसिपल्स में वाटर के बारे में मेंशन है, मे भी थोड़ा ज्यादा पानी लेता है, थोड़ा कम पानी लेता है। करेक्ट, वो रूट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि हाँ, जिसको ज्यादा पानी चाहिए ना वो डेप्थ में रूट वाला प्लांट्स होता है, करेक्ट। जिसको कम पानी चाहिए वो सरफेस पे होता है। तो हम एक एवरेज पानी लगा के रखते हैं, पर क्या होता है कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिस सिचुएशन में किसी प्लांट्स की फ्रूटिंग खत्म हो रही है और दूसरे प्लांट की जिसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है वो चालू हो रही है। अब हम क्या करते हैं, उसके लिए स्पेशली वाटर देने के लिए एक छोटा सा होल बनाते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें। तो उसको हम उससे एडिशनली पानी दे देते हैं, बाकी कॉमन पानी बेड पर होता है ना। तो वो कभी कभी कंडीशन बनती है, बाकी ऐसे एक ही प्रोटोकॉल में सबको पानी मिलता है, कोई तकलीफ नहीं। Actually, mango and lemon, there is a, fiction-like situation. When mango, is putting, then only you give water. After that, you don't give water. Correct. For lemon, that time we have to give water. Peak summer. करेक्ट Then it will be a conflict. करेक्ट। तो उनको क्या है ना, एक साथ ये मॉडल के अंदर जो है ना वो आएंगे ही नहीं। अगर उनका कहीं कॉम्बिनेशन किसी भी पैरामीटर में फिट बैठेगा तो ही वो आएंगे इसमें, अदरवाइज वो लिस्ट से बाहर हो Not जाएंगे। as you like to cannot put it. That तो is वो- the main challenge of it. वो लिस्ट में आपको मिलेंगे। So you have to experiment then. One situation, if you have a papaya जी or anything, so if I put papaya in the multi-layer, the papaya separately, जी, which is the possibility to have more yielding? ईल्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, For the नो फर्क। मतलब इतना हो जाएगा कि जो नॉर्मल पपाया होगा वो हो सकता है कि आपका 3 फीट के हाइट से फ्रूटिंग देना चालू कर दे, और ये मॉडल के अंदर वो 5 फीट के आसपास अराउंड फ्रूटिंग देना चालू करता, 5 to 6 फीट से। तो इसकी हाइट जो है ना मैक्सिमम 8 फीट तक खत्म हो जाएगा, और ये 15 फीट तक जाएगा। Oh, so you need to choose the kind of breed also, the kind of ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर वो थोड़ा हाँ बहुत स्मॉल इफेक्ट डालेगा, बट मेजर जो है वो आपका कॉम्बिनेशंस और स्ट्रक्चर, दो चीजें रोल प्ले करती हैं। you need to prepare the soil before starting it. हाँ, सॉइल को तो हम रेडी करेंगे, वो सॉइल हेल्थ में आपको बताएंगे, वो हर एक मॉडल के लिए होगी। आप फ्रूट का बगीचा लगाइए, फ्रूट प्लांटिंग करिए, वेजिटेबल फार्मिंग करिए, लेयर फार्मिंग करिए, ग्रेन्स उगाइए, पल्सेस उगाइए, मिलेट्स उगाइए, एवरी टाइप्स ऑफ मॉडल। सॉइल हेल्दी बनाना एक अलग टॉपिक है। जब हमारी सॉइल हेल्दी होगी तो हम उसमें कोई भी मॉडल लगाएंगे, तो उसकी इसमें कोई बात मर्ज नहीं है, वो अलग है, वो हम सॉइल हेल्थ में आपको बताएंगे कैसे इम्प्रूव करना। Could we avoid tractor and bull for beds? ट्रैक्टर जरूर है बेड करने के लिए, और बुल बुल भी चलेगा, पर बुल ट्रेंड होना चाहिए, झगड़ेल बुल नहीं होना चाहिए, है ना। शांत बुल होना चाहिए जो स्ट्रक्चर के अंदर ठीक ठाक तरीके ट्रैक्टर से भी काम ठीक है। करे। ट्रैक्टर Mini tractor? ट्रैक्टर छोटा वाला चलेगा इसमें, मिनी ट्रैक्टर या फिर हाथ वाला। मैनुअल मैनुअल तो और अच्छा है, छोटा फार्म लैंड है तो कर सकते हैं। And big farm, you need to have a mini tractor. मिनी ट्रैक्टर चलेगा इसका, आराम से चलता है कोई। अभी 5 मिनट का आप ब्रेक कर लीजिए, है ना, और फिर उसके बाद 5 मिनट ब्रेक के बाद फिर वापस करता है।